यदि नहीं भी दिख रही है तो मेरे पास कविता है, मैंने डायरी में लिख रखी है कविता, क्योंकि मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा था शांति ने, और स्क्रीनशॉट से पढ़ाना संभव नहीं था क्योंकि मुझे मोबाइल से ही लिंक बनाना था, आप लोगों से जुड़ना था। मैंने कविता को डायरी में लिखा है और मैं एक एक पंक्ति वहाँ से पढ़ के और उसकी व्याख्या करूँगी आप लोगों के सामने। व्याख्या का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा जैसे प्रथम वर्ष में करते थे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, वही पैटर्न रहेगा। और हमें इस अंतर को समझ के व्याख्या करना है कि हम लोगों ने जो प्रथम वर्ष में व्याख्या की वो आदिकालीन काव्य था या फिर मध्यकालीन काव्य था। अब जो हम थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में करेंगे वो आधुनिक कविता है। और आधुनिक कविता न सिर्फ विषय के स्तर पर बल्कि शिल्प के स्तर पर भी आदिकालीन कविता से और मध्यकालीन कविता से बहुत ही भिन्न है। तो उस भिन्नता को समझते हुए हम लोग कविता को पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने जब निराला का परिचय पढ़ा होगा तो आप सबने जाना होगा कि निराला एक ऐसे कवि हैं कि जिन्होंने छायावादी कविताएं भी लिखी हैं और प्रगतिवादी कविताएं भी लिखी है। जैसे उनकी जूही की कली विशुद्ध छायावादी कविता है ना। लेकिन उनकी जो कविता, अब फिर इसी तरह से उनकी वह तोड़ती पत्थर विशुद्ध प्रगतिवादी कविता है। यानी निराला की एक और जूही की कली जैसी कविता हमें दिखती है जहाँ पर प्रकृति है, कल्पना है और भावनाओं का चित्रण है। तो दूसरी तरफ हमें वह तोड़ती पत्थर जैसी कविता मिलती है जो पूरी तरह से प्रगतिवादी विचारधारा से प्रेरित है और वहाँ एक निम्न वर्गीय श्रमिक स्त्री को कविता का विषय बनाया गया है। इसी तरह से उनकी जो कुकुरमुत्ता कविता है उसमें पूरी तरह से प्रगतिवादी चित्रण है और वहाँ भी जो निम्न वर्ग है उसको कुकुरमुत्ता के प्रतीक से और पूंजीवादी वर्ग को गुलाब के प्रतीक से चित्रित किया गया है। लेकिन बादल राग कविता जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये ऐसी कविता है निराला की जो एक साथ छायावादी और प्रगतिवादी दोनों गुणों को लेकर चल रही है। अब पूछो कैसे? छायावादी कविताओं की जितनी विशेषताएं हैं वो सब बादल राग में है। जैसे यहाँ प्रकृति है, प्रकृति का चित्रण है, प्रकृति का मानवीकरण है और प्रगतिवादी चित्रण की भी, प्रगतिवादी काव्य की भी सारी विशेषताएं हैं। यानी निम्न वर्ग का पक्ष लेना, निम्न वर्ग के हित की बात करना, क्रांति की बात करना। यानी हम लोग बादल राग को एक ऐसी कविता के रूप में देखते हैं जहां पर निराला के छायावादी काव्य और प्रगतिवादी काव्य दोनों की विशेषताएं हमें एक साथ मिलती है। अब तक जो मैंने बात कही है उसमें आप लोगों को कोई संशय है तो आप लोग जो हैंड रेज का ऑप्शन है उसको टच करेंगे। लोगों ने, किसी ने सवाल नहीं रखा है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। बादल राग कविता में जो बादल है वह क्रांति का प्रतीक है और क्रांति का अर्थ होता है आमूल चूल परिवर्तन। यानी जब तक समाज में पूंजी का वर्चस्व है वह एक स्थिति है और दूसरी स्थिति वह बनेगी जब पूंजी का वर्चस्व टूट जाएगा और जब दीनहीन लोगों का भी अस्तित्व कायम हो जाएगा। तो कभी ऐसी कल्पना करते हैं कि क्रांति एक आएगी और उस क्रांति के कारण जो आम जनजीवन है वो बेहतर हो जाएगा। जो श्रमिक है, जो कृषक है, जो शोषित है उसकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर उन्होंने बादल राग को एक प्रतीक के रूप में चित्रित किया है
और इस एक ही कविता में हमें छायावादी प्रभाव और प्रगतिवादी प्रभाव दोनों दिखाई देता है। अब जैसे देखो, मान लो मैं कविता का पहला पैराग्राफ पढ़ती हूँ। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर राग अमर अंबर में भर निज रोर। यदि हम इसे सिर्फ प्राकृतिक चित्रण समझ ले तो यह छायावादी कविता जैसी प्रतीत होती है, लेकिन इसमें जो अर्थ छुपा है वह प्रगतिवादी है। इसीलिए जब भी बादल राग कविता की व्याख्या करेंगे तो संदर्भ में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां निराला द्वारा रचित बादल राग कविता से ली गई हैं और यह कविता निराला के काव्य संग्रह परिमल से ली गई है और इस कविता में निराला ने छायावादी और प्रगतिवादी दोनों चेतना से युक्त भाव चित्रण किया है, क्योंकि इसका जो हमें प्रत्यक्ष अर्थ दिखाई दे रहा है वह प्रकृति चित्रण दिखाई दे रहा है कि बादल से वो कह रहे हैं कि तुम झूम झूम करके, मृदु यानी कोमल, हे कोमल बादल तुम झूम झूम करके यानी खुशी से झूमते हुए गरज गरज करके तुम आवाज करो, तुम भयंकर, घनघोर मतलब भयंकर, भीषण, हे बादल तुम, कोमल बादल तुम गरज गरज करके भीषण शोर करो। और यह तो इसका प्रत्यक्ष अर्थ लेते हुए हमें छायावादी कविता प्रतीत होती है, लेकिन जब हम इसका सांकेतिक अर्थ लेते हैं, प्रतीक अर्थ लेते हैं, क्योंकि कवि ने यहाँ प्रतीक, बादल राग को कवि ने यहाँ एक प्रतीक की तरह से लिया है। बादल यहाँ पर प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। जिस प्रकार सूखी धरती पर बादल के बरस जाने से वातावरण सुंदर हो जाता है, कृषि कार्य संभव हो पाता है, ठीक जूही स्वागत है आपका, खुश रहिए, प्रकृति सुंदर हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, हमारे लिए कृषि करना संभव हो पाता है, ठीक उसी प्रकार क्रांति से जो श्रमिक वर्ग है, शोषित वर्ग है, जो उपेक्षित वर्ग है, उसके लिए एक नया जीवन उत्पन्न होता है। तो हे बादल, कोमल बादल तुम झूम झूम करके, गरज करके अपनी उपस्थिति का अनुभव कराओ, यह प्रत्यक्ष अर्थ है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि कवि उस क्रांति का आह्वान करता है जिस क्रांति से सामाजिक परिवर्तन संभव होगा। राग अमर अंबर में भर निज रोर, तुम एक ऐसा संगीत उत्पन्न कर दो इस आकाश में अपनी ध्वनि से, रोर यानी शोर, ध्वनि, आवाज, तुम अपनी आवाज से इस आकाश में एक अमर संगीत बना दो। यानी कवि एक ऐसी क्रांति का आह्वान करते हैं जिससे जो निम्न वर्ग है उसकी आवाज को एक अमर संगीत सा स्वर प्राप्त हो जाए, यानी जो उपेक्षित वर्ग है वह समाज में प्रमुखता से स्थान प्राप्त कर ले। फिर अगली पंक्तियों में भी हमें प्रत्यक्ष अर्थ दिखाई देता है प्रकृति चित्रण के रूप में, जो बिल्कुल छायावादी कविता आपको प्रतीत होगी। झर झर झर, अच्छा, गीतात्मक निराला कविता भी लिखते हैं और गीत भी लिखते हैं। वो उनकी जो कविताएं हैं उसमें एक गीत का नाद सौंदर्य है। बादल राग कविता में भी नाद सौंदर्य है, गीतात्मकता है, कितना सुंदर है। अब आप देखिए कि अलंकार जब हम लोग विशेष में लिखेंगे तो यह जो झरझर झर निर्झर यहाँ अनुप्रास है, इस तरह की आपको कई विशेषताएं मिलेंगी निराला के काव्य में, क्योंकि गीतात्मकता भी इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। झर 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 निर्झर गिरिसर में, यानी हे बादल तुम झरो अर्थात तुम बरसो, कहाँ कहाँ, तो झरनों पर, पर्वतों पर, और सर यानी तालाब में। फिर घर, घरों पर, मेरु यानी पर्वत पर, तरु यानी पेड़ पर, मरमर यानी पेड़ के जो पत्ते आपस में हिलते हैं, टकराते हैं तो उस ध्वनि में, और समुद्र में, अर्थात जब बादल बरसता है तो हर जगह बरसता है। सरित यानी नदी, तड़ित यानी स्वयं बिजली,
गति चकित पवन में, यानी जब बरसात होती है तो सब जगह उसका पानी गिरता है, बिजली चमकती है और बिजली की चमकने की तीव्र गति होती है और इन सब को देखकर पवन चकित हो जाता है। अब पवन तो प्रकृति का एक अवयव है, लेकिन कवि ने क्या किया, उसका मानवीकरण कर दिया। जैसे कवि ने जूही की कली में भी मानवीकरण किया है, जूही की कली का और पवन का, ठीक उसी प्रकार से कवि ने यहाँ पवन का मानवीकरण किया है। तो मानवीकरण अलंकार भी विशेष में लिखेंगे। मन में, लोगों के मन में, देखो अब जब बारिश होती है तो बाहर का वातावरण तो भीगता ही है, हर व्यक्ति के भीतर का वातावरण भी भीग जाता है। यानी बारिश होने पर बाहर पानी बरसता है और मन के भीतर आनंद बरसता है। इसलिए वो कवि कहते हैं कि मन में विजन गहन, विजन निर्जन स्थान को कहते हैं, गहन यानी बहुत ही घना, कानन यानी वन, हर जगह बादल से कवि बरसने का आह्वान करते हैं। आनन आनन में, हर व्यक्ति के चेहरे में। रब घोर कठोर, तुम्हारी जो आवाज है, घोर कठोर आवाज, उससे तुम सबको शोर से भर दो, संगीत से भर दो। राग अमर अंबर में भर निज रो, तुम अपने आसमान में अपना संगीत भर दो। अर्थात कवि समाज में एक ऐसी क्रांति का आह्वान करते हैं जिस क्रांति के प्रभाव से कोई अछूता न रह सके। अरे वर्ष के हर्ष, यानी पूरे वर्ष का हर्ष कौन सा मौसम है, तो वो बारिश का मौसम है। बरस तू बरस बरस रसधार, तुम बरसो और इसी तरह से रस की धारा बहाते रहो। पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार, मुझे तू इस पार से उस पार ले चल, अपनी दुनिया में ले चल, जहाँ तुम बसते हो वहाँ मुझे ले चलो, मुझको भी अपना वह भैरव यानी भयानक दुनिया अपनी गर्जना से मुझे भी परिचित करा दो। अर्थात एक ऐसी क्रांति ला दो कि उस क्रांति के स्वर से हर एक व्यक्ति परिचित हो जाए। सिर्फ कवि जहाँ मैं कह रहे हैं, उस मैं से तात्पर्य है इस समाज का हर एक व्यक्ति उस क्रांति से अवगत हो जाए। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, जब बादल बरसता है तो उथल पुथल होती है, पूरा वातावरण हिल जाता है, और जब क्रांति होती है तो समाज में उथल पुथल होती है, हलचल मच जाती है। चल रे चल मेरे पागल बादल, बादल जिस गति से चलता है उसका स्वयं की गति पर नियंत्रण नहीं होता, इसलिए कभी उसे पागल कहते हैं। और पागल का एक अर्थ दीवाना भी होता है, यानी कोई प्रेम में उन्मत्त हो जाए, किसी भाव में उन्मत्त हो जाए। हंसता है नद खल खल, देखो नदी का पुल्लिंग नद होता है, और जब हमें किसी भी चीज को बड़ा दिखाना होता है तब हम उसके पुल्लिंग रूप का प्रयोग करते हैं। यहाँ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक और बात बताना चाहूंगी कि हमारे देश में सभी नदियां हैं, बस एक नद है, और आप लोगों को मालूम है नद कौन सा है? कोई एक बच्चा मुझे बताएगा कमेंट में लिखकर या अपना माइक ऑन करके? मैं ये मान लूं कि किसी को नहीं पता है। मैम नद मतलब नदी होता है, तालाब नहीं, नदी तो होता है और बड़ी नदी को नद कहते हैं। हमारे देश में सारी नदियां हैं और एक नद है। कौन सा नद है आपको मालूम है? नद का नाम पूछा मैंने। गंगा। नहीं, गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्र, ठीक है। हमारे देश में तमाम नदियां हैं, बस एक नद है और वह नद है ब्रह्मपुत्र। और यहाँ कभी ने नद शब्द का इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि एक जिस समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज में ऐसी परिकल्पना है कि जब भी हमें किसी को बड़ा दिखाना होता है, कठोर दिखाना होता है, मजबूत दिखाना होता है, तो हम उसको पुरुष की तरह पुरुषात्मक संज्ञा से संबोधित करते हैं। जैसे समाज में एक प्रचलन है ना कि बेटी को मजबूत दिखाने के लिए उसको हम बेटा कहते हैं, जबकि बेटी अपने आप में बहुत मजबूत है, लेकिन उसको मजबूत दिखाने के लिए बेटा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से कवि ने यहाँ नदी का विस्तार बताने के लिए
नदी का बृहद आकार बताने के लिए नद शब्द का प्रयोग किया है, यानी नदी को, स्त्रीलिंग को उन्होंने पुल्लिंग संबोधन दे दिया है। तो वर्षा होने पर जल में वृद्धि होती है और जल में वृद्धि होने के कारण नदी जो है वो अपना आकार विस्तृत कर लेती है, और इसीलिए उस विस्तृत आकार को चित्रित करने के लिए कवि ने नद शब्द का प्रयोग किया है। और उसके हंसने की ध्वनि, यानी जब कोई ताकतवर होता है तो क्या करता है, हंसता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रामायण धारावाहिक आपने देखा होगा, महाभारत, तो रावण हंसता है, अट्टहास करता है। उसी तरह से कंस भी अट्टहास करता है। तो नदी भी जब बहुत मजबूत हो जाती है तो वह भी खल खल हंसती है, यानी वह भी अपनी ताकत का अट्टहास करती है। बहता कहता कुल कुल कल 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 कल। अब ये देखो, ध्वनि से सौंदर्य उत्पन्न करना, नाद उत्पन्न करना, इसमें श्रव्य बिंब है, दृश्य बिंब भी है कि नदी कैसे हंस रही है, श्रव्य बिंब, नदी से कैसे आवाज हो रही है, श्रव्य बिंब, पानी कैसे भर रहा है, दृश्य बिंब। तो इस कविता में लगातार हमें दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब दिखाई पड़ रहा है। देख देख नाचता हृदय, यानी बरसात को देख करके हृदय प्रसन्न होता है। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। बहने को महाविकल बेकल इस मरोर से, इसी शोर से, सघन घोर गुरु गरहन रोर से, मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। यानी इस बादल को बरसते हुए देखकर कवि का हृदय नाच उठा है, और वह कह रहा है कि यह जो विकलता है, बेकलता है, यानी बेचैनी है, वह बह गई है, समाप्त हो गई है। और इस ऐंठन से, इस शोर से, इस घने और भयंकर, बड़े, गहरे, गंभीर शोर से मुझे गगन का वह सघन छोर भी दिख गया जहां बहुत घने बादल हैं, और मैं बादल के उस संगीत को हमेशा के लिए अमर रूप में होने की कामना करता हूं। और इस प्रकार से कवि एक ऐसी क्रांति का आह्वान करते हैं जिस क्रांति से जो शोषित, उपेक्षित, श्रमिक, कृषक वर्ग है वह एक ताकत प्राप्त कर सके, वह अपनी ताकत के स्वर से एक संगीत का निर्माण कर सके, उस संगीत से पूरे आसमान को वह गुंजायमान कर सके। ऐसी क्रांति का आह्वान कवि करते हैं। अब हम लोगों ने बादल राग कविता का पहला भाग पढ़ लिया है। इस दूसरे भाग को पढ़ने से पहले यदि आप लोगों के मन में कोई संशय है तो आप लोग